Hello everyone, welcome to my channel Education with SS and today's topic is realism and education. सबसे पहले हम जान लें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलेंगे. एज यूजुअल हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म, देन मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी ऑफ रियलिज्म. किसी भी दर्शन को समझने के लिए अगर हम ये तीन चीजें समझते हैं तब हमें उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है. इसे समझ के हम अच्छी तरीके से बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आने लगती हैं. सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ड्रॉ करेंगे, देन फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म in philosophical perspective, then forms of realism in educational perspective, and then impact of realism on data of education, critical analysis of realism in present scenario, and then self-evaluation. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. First of all, meaning of realism. Realism, that is वास्तववाद, और रेस को एक वस्तु के रूप में भी जाना जाता है. तो ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसे वस्तुवाद भी कहते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के बारे में जो बातें हैं, ये माना जाता है कि मैन से पहले अर्थ थी, पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इज बिफोर मैन इवॉल्व्ड ऑन अर्थ. सेकेंडली, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द थॉटफुल माइंड, यानी कि जैसा कि आदर्शवाद कहता है या हम विचारवाद कहता है कि विचारों की सत्ता है, तो विचार करने वाला माइंड आने से पहले ही जगत था, तो यथार्थ जगत पहले है. और तीसरी बात आती है कि फंडामेंटल एलिमेंट इज आउट ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि वो दिमाग से परे है. जैसे आप जाने ना जाने लेकिन वो एग्जिस्ट करता है. सो द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज नॉट माइंड बट मैटर इज प्रेजेंट इन इटसेल्फ. सो दिस इज मीनिंग ऑफ रियलिज्म. अरस्तु, जो कि आप जानते हैं कि प्लेटो के शिष्य हैं, और बेसिकली ये आइडियाइज्म को, विचारवाद को फॉलो करने वाले थे. लेकिन ये है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ रियलिज्म. क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भौतिक जगत के साथ, आध्यात्मिक जगत के साथ भौतिक जगत की सत्ता को भी स्वीकार किया. इस चीज को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि एविडेंस ऑफ रियलिज्म प्री सोक्रेटिक एरा से ही आने लगे थे. जैसे कि थेल्स ने वाटर को बेसिक बनाया, माना कि यहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई है. एनेक्सिमेंडर, उनके जो पुपिल थे, शिष्य थे, वो एनाक्सिमेनीज, हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस, और इसके बाद लास्ट में एम्पीडोक्लेस. इन्होंने कहा कि 4 एलिमेंट से पूरे ये अर्थ की पूरी संरचना हुई है. तो इस प्रकार से ये जो प्रेजेंस है ये उससे पहले से विद्यमान है, जो कि हमारे एविडेंसेस आते हैं. यहाँ पे अरस्तु ने भी कहा था कि एजुकेट डिफर फ्रॉम अनएजुकेटेड एज मच एज लिविंग डिफर फ्रॉम डेड. तो यहाँ पर एजुकेशन को इम्पोर्टेंस अरस्तु ने उसी समय से देनी शुरू की थी, यथार्थवादी या यथार्थ की एजुकेशन को. लेकिन बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट है वो 16th सेंचुरी एडी, यानी कि जब पूरी दुनिया में आदर्शवाद का विरोध होने लगा, विचारवाद का विरोध होने लगा. आइडियाइज्म जब एक्सट्रीम पर था और इसी इन बिटवीन कोई भी बात एकदम कट नहीं हो जाता, वो धीरे से माइंड में दूसरा विचार आने लगता है और फिर स्टैब्लिश हो जाता है. तो रियलिज्म भी अगेंस्ट था आइडियलिज्म के, जैसे कि नेचुरलिज्म था. इमीडिएट उसी टाइम पे ये भी डेवलप हो रहा था. ये भी आइडियोलॉजी थी लोगों के माइंड में. इन रिलीजन का और स्टेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो दब रही थी. और फिर एडवांसमेंट साइंस के थे, जैसा कि नेचुरलिज्म ने देखा. तो लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है, इसे हम आगे समझते हैं. ये कुछ कंट्रीब्यूटर हैं, जो स्टार कंट्रीब्यूटर, जिनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जैसे कि जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, रेबले, मूलकास्टर, एरेस्मस, बेकन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेनियस, जो कमेनियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहते हैं. मेटाफिजिक्स समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यह 4 क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए. ये 4 क्वेश्चन आपके माइंड में अपसेट हो जाएंगे कि ये यूनिवर्स बना किसने, कैसे बनाया. सो दिस इज मेड बाय मैटर. ये पदार्थ से बना है और अपने आप बना है. अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्ट इन मैटर. तो ना तो हम पदार्थ को बना सकते हैं, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. बस उसका क्या चेंज होता है, फॉर्म चेंज होती है. गॉड नहीं है, स्पिरिट क्या है फिर, सबऑर्डिनेट टू मैटर. और ये पदार्थ जन्य चेतन तत्व हो गया. अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या होगा फिर, दैट इज हैप्पीनेस. लिव हैप्पीनेस विद हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस कैसे आएगी, जितना आप यथार्थ को जानेंगे
नो योर रियलिटी, और उतना ही आप हैप्पीनेस को पा सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चन है, व्हिच नॉलेज इज ट्रू नॉलेज, ओनली फिजिकल वर्ड अब सच रह गया और स्पिरिचुअल वर्ड को बिल्कुल नकार दिया गया कि कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, कल्पना है वो। और गेटवे, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कैसे प्राप्त करें इस ज्ञान को, तो वो ओनली सेंसेस। और एक्सियोलॉजी, हमारी आचरण कैसा हो तो हैप्पीनेस हो, और सिमिलर कंडक्ट सबके लिए फॉलो कर दिए जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये आचार मीमांसा में सोशल को इंपॉर्टेंस देते हैं। कॉमेनियस ने बहुत ही उस समय दी दैन स्कूल की जो दुर्दशा थी उसको देखते हुए मॉडर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट किया, उन्होंने कहा लेट स्कूल्स नॉट बी द प्लेसेस ऑफ टॉर्चर या स्लॉटर हाउस ऑफ माइंड, बल्कि वो कहते हैं ऐसी जगह होनी चाहिए जो स्वर्ग जैसी दिखाई दे, इस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए एट दैट टाइम। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखते हैं रियलिज्म के। सबसे पहली बात, दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। So what is this vibrating organism? You can understand with the help of a statement given by Whitehead. The universe is a vibrating organism in the process of evolution. Change is the fundamental feature of this vibrating organism. The very essence of a real actuality is process, and mind must be regarded as the function of organism. So this organism, this life or this universe is organism जो कि continuously change हो रहा है. It is like a vibrating organism, and all the things are friction of second, or you can say a very small aspect के रूप में वो रह जाती हैं. ये बहुत लंबा प्रोसेस है. So in this way this universe is explained in realism. And next is only material word is true, केवल पदार्थ जगत है, कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या स्पिरिट. तो सोल क्या है? कॉन्शियस एलिमेंट. एंड माइंड इज द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द रियल वर्ड. यस, यथार्थ जगत का एक सबसे अच्छा जो क्रीचर है, जीव है, वो मनुष्य है. और यहाँ पर कोई क्रीचर में किसी क्रिएटिविटी या किसी ने बनाया, प्रकृति ने बनाया या ईश्वर ने बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं. तो नॉलेज of realistic word या realistic knowledge is true knowledge, and senses are the gateway of knowledge. कैसे जाने उसे? senses से. aim of life क्या है? केवल happiness. और कैसे happiness? social environment is good for his development. definitions of realism, C.V. Carter, Butler और J.S. Ross, इनकी डेफिनेशन से आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि मटेरियल वर्ड को सही मानता है कि डॉक्ट्राइन हम लोग फिलॉसफी को भी कहते हैं, which believes that objective reality और material universe exists independent to the conscious mind. अब मन की सत्ता, ये इनका विरोध था, इसलिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि कॉन्शियस माइंड से इंडिपेंडेंट ये जगत है, एंड इट्स नेचर एंड प्रॉपर्टीज आर बीइंग अफेक्टेड बाय बीइंग नो. तो हम जितना इसको जानते हैं, इन गुणों का ज्ञान करते हैं, उतना ही हम इनकी प्रकृति को जान पाते हैं. फिर बटलर ने कहा रियलिज्म is a reinforcement of a common acceptance of the word as being just what it appears to be. As being, जो कि दिखाई देता है वैसा ही हम इसे स्वीकार कर लें, तो वही यथार्थवाद है. और जेएस रॉस ने कहा रियलिज्म सिंपली अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ड है केवल, एंड इज देयरफॉर एंटीथेसिस ऑफ सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. यानी कि जो मन की प्रतीति और बुद्धिवाद जो बर्कले और कांट को द्वारा सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया गया था, ये उसके विपरीत दर्शन है. नेक्स्ट देखिए यथार्थवाद के. अब इस आधार पर यथार्थवाद ने भी अपनी बहुत सारी मेटाफिजिक्स और समझाने की कोशिश की, जैसा कि नेचुरलिज्म ने किया था. तो एक सरल यथार्थवाद आया कि ये जगत जैसा है, देखने में जैसा आता है वैसा ही है. और कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष. जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, वही ठीक है. whatever is in our perception that is true. दूसरी बात आती है नव्य या न्यू रियलिज्म. न्यू रियलिज्म कहता है कि आइडियलिज्म का बिल्कुल अपोजिशन करना है. आइडियलिज्म कुछ नहीं है, कोई स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, ओनली यथार्थ जगत है, यानी कि ये फिजिकल वर्ड है. इसी प्रकार से आया क्रिटिकल रियलिज्म, आलोचनात्मक. इसमें मैटर और माइंड दोनों को ट्रू. अब देखिए, जब मैंने अभी बताया कि कोई एक लाइन कट हो जाती है और दूसरा दर्शन शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता है. एक ही दर्शन के प्रेजेंस के साथ साथ दूसरे विचार भी मन में आने लगते हैं, और जब वो फॉलो होने लगते हैं तो पिछला वाला जो विचार था वो धीरे से परंपरा से या अपने फॉर्म से हट जाता है.
तो मैटर और माइंड दोनों को जो ट्रू मानते हैं दैट इज क्रिटिकल रियलिज्म। और ऑर्गेनिज्म रियलिज्म यानी अवयव मानना। यूनिवर्स इज द ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस इज ट्रू। इस पूरे यूनिवर्स में जो प्रोसेस है, जैसे आपने वाइब्रेटिंग ऑर्गेनिज्म समझा, दैट इज ट्रू। देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में। अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रियलिज्म की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है यथार्थ को जानो। यथार्थ को जब जानोगे, ये जॉन लॉक ने बड़ा अच्छी बात की, ओनली डिफेंस अगेंस्ट द वर्ल्ड इज थ्रू नॉलेज ऑफ इट। जितना यथार्थ को जानोगे उतना ही आप अपने आप को इस जगत में डिफेंस कर पाओगे। सेंसेस आर द गेटवे, सेंसेस से ही जान सकते हैं। जगत तरंगित अवयव है। दूसरी बात, मैन इज अ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। वो कहीं ऐसी कोई विशेष एक क्रिएशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड का ही इवोल्यूशन का एक एक रिजल्ट है। then importance of present life is an experience, अनुभव और वर्तमान जीवन, उनको इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म यानी कि विचारवाद का विरोध। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म। नेक्स्ट देखिए फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म। सबसे पहली बात आती है एजुकेशन में रियलिज्म के 4 फॉर्म्स आए। सबसे पहले सेंस रियलिज्म। सेंस रियलिज्म मींस सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये रॉटके ने कहा। और ये कॉमेनियस ने इसी में टीचर्स ट्रेनिंग दी, मैक्सिम्स दिए, और मॉडर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इसीलिए उनको जाना जाता है। न्यू रियलिज्म जो कि साइंस का और फिलॉसफी को इम्पैक्ट जो है, रियल लाइफ जो है उस पर साइंस के इम्पैक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करने वाला ये फॉर्म रहा न्यू रियलिज्म। रस्क ने इसमें कहा है न्यू रियलिज्म रिलेट्स विद द फैक्ट्स ऑफ कॉमन लाइफ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस, यानी कि विज्ञान की प्रगति और कॉमन लाइफ, इनको कनेक्ट करता हुआ जो फॉर्म होता है दैट इज न्यू रियलिज्म। देखिए नथिंग इज इन द इंटेलेक्ट दैट वाज नॉट फर्स्ट इन द सेंस। जॉन लॉक ने कहा इंटेलेक्ट में आपके कोई चीज जा ही नहीं सकती जब तक कि वो आपके सेंसेस में ना आए। अचानक इंटेलेक्ट में कोई चीज प्रेजेंट हो जाए और सेंस में आपके है नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। और 2 फॉर्म्स और हैं जिसमें ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म कहता है ह्यूमन की नीड्स को ज्यादा एम्फसाइज करो, जिसमें इरेस्मस, रेबले और जॉन मिल्टन के विचार आते हैं। और सोशलिस्टिक रियलिज्म कहता है सामाजिक यथार्थवाद। इन्होंने एम्फसाइज किया है, ज्यादा अपोज किया है थ्योरीज को, प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा एम्फसाइज किया है। और इसी सामाजिक यथार्थवाद में जॉन लॉक ने बालक को जो है वो कोरी स्लेव भी कहा है। नेक्स्ट समझते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि जॉन मिल्टन की डेफिनेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। देखिए उन्होंने कहा है आई कॉल अ कंप्लीट एंड जनरस एजुकेशन दैट which fits a man to perform justly, skillfully and magnanimously all the offices both private and public and peace and war। तो इन्होंने जॉन मिल्टन ने पूर्ण और उदार शिक्षा उसकी उसे कहा है जो एक व्यक्ति को फिट करती है। यहाँ पर 3 शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, जस्टली न्यायोचित ढंग से, स्किलफुली यानी कि कौशलपूर्ण ढंग से, और मैग्नानिमसली उदारतापूर्ण ढंग से। और कहाँ कहाँ, ऑफिसेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी कि जब वो सार्वजनिक काम कर रहा हो या वो व्यक्तिगत काम कर रहा हो, दोनों परिस्थितियों में इन 3 चीजों का ध्यान रखें। पीस एंड वार, वार का मतलब युद्ध करने नहीं, बल्कि उसके मन में भी अगर कोई द्वंद्व चल रहा है तो, और वो या शांति से बैठा हुआ है, कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है, दोनों कंडीशंस में भी वो कभी अपना आपा ना खोए, वो कभी अपने माइंड पे जो कंट्रोल है उसका वो ना खोते हुए न्यायोचित ढंग से, कौशलपूर्ण ढंग से और उदारतापूर्ण ढंग से काम करना सीख सके। जो भी प्रक्रिया ये सिखाती है दैट इज कंप्लीट एंड जनरस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन। और कम्युनियस ने इसमें कहा कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेटिंग फोर्स, यानी कि शिक्षा सामाजिक व्यक्तिगत पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। मनुष्य का पुनर्निर्माण करती है, सामाजिक और व्यक्तिगत। तो यहाँ पर रियलिज्म सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन। सबसे पहली चीज है एम्फसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान पर ध्यान देती है ये शिक्षा। दूसरी बात लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। देखिए ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। दोनों विचारवाद के अगेंस्ट आए, दोनों विरोध कर रहे हैं विचारवाद का। और फ्रीडम की बात, जो नेचुरलिज्म में कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई, यहाँ पर बच्चे की लिमिटेड फ्रीडम पर ध्यान दिया गया।
नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, opposition of bookish knowledge and based on science. देखिए साइंस को रियलिज्म मानता है कि दिस इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जो कि ट्रुथ पर आधारित है। जैसा कि जॉन लॉक ने कहा, टू लव ट्रुथ फॉर ट्रुथ सेक इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ह्यूमन परफेक्शन। यानी कि अगर ह्यूमन अपनी परफेक्शन तक जाना चाहता है तो वो ट्रुथ को, सत्य को सत्य के लिए जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एंड दिस इज द सीड प्लॉट ऑफ ऑल द वर्च्यूज। जो भी गुण है वो इसी के बाद, इसी के माध्यम से अपने आप ही पनप जाएंगे। तो ट्रुथ के लिए हमको अडर रहना चाहिए, ट्रुथ पर टिके रहना चाहिए, और ट्रुथ के लिए हमारे मन में एक लगाव होना चाहिए, सच के लिए लगाव। और वो लगाव अगर है तो साइंस पर बेस्ड हम ज्यादा नॉलेज को एम्फेसाइज करेंगे। और नेक्स्ट है इक्वल इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एंड सोशेबिलिटी। इंडिविजुअलिटी और सोशेबिलिटी दोनों पर इक्वल करने की वजह से यहाँ पर फिर एक अंतर आता है नेचुरलिज्म से, जहां पर केवल इंडिविजुअल को ध्यान दिया गया और सोसाइटी को कहा गया कि दिस इज इविल सोसाइटी, बुरी है, जो कि मनुष्य को दूषित कर देती, बालक को दूषित कर देती है। तो ये उससे अंतर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहली बात, जो गोल है वही उसके लिए तैयार करना, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, वर्तमान के लिए तैयार करना, फिजिकल मेंटल पावर्स को डेवलप करना, एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, acquainting the child with the nature and social environment, प्राकृतिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, imparting vocational education, व्यवसायिक शिक्षा, और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। जैसा बेकन ने कहा, the object of all knowledge is to give man पावर ओवर नेचर। तो नेचर से भी ऊपर जाके जो पावर मिल रही है, दैट इज रियलिज्म। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। दोनों विरोध में आए पर फिर भी बहुत अंतर है दोनों ही आइडियोलॉजी में। रियलिज्म का पाठ्यक्रम कैसा हो, जब यथार्थ है, यानी कि समस्त विषय यथार्थ के विषय हैं, यथार्थ में आए हैं, तो इन सबका इंपॉर्टेंस है। स्टिल फिर भी इन्होंने क्या कहा, विषय जो है वो वास्तविकता से जुड़े होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। रॉस ने स्टेटमेंट दिया कि जस्ट एज नेचुरलिज्म कम्स एन एजुकेशनल सीन एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग दैट हैव बिकम आर्टिफिशियल। तो प्रकृतिवाद प्राकृतिक करने की तरफ ज्यादा एम्फेसाइज करता है, जो सिस्टम पूरा आर्टिफिशियल हो गया है वो उस पर ध्यान देता है। लेकिन रियलिज्म टेंड्स टू अपीयर एज रिएक्शन अगेंस्ट करिकुलम consisting of studies that have become bookish, sophisticated and abstruse. तो जो नॉलेज हमारी ज्यादा से ज्यादा बुकिश हो गई है, बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यमय वाली हो गई है, उन सबको हटाकर रियलिटी से जोड़ देना, यथार्थ से जोड़ना और वास्तविकता की शिक्षा देना, दैट इज रियलिस्टिक करिकुलम। जो रॉस के स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है। एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर लैंग्वेज और लिटरेचर को इंफीरियर लिया गया है और बेकन ने मातृभाषा को महत्व दिया। मुनरो ने भी अपने स्टेटमेंट में यही बात कही है कि नेचुरल फिनोमिना एंड सोशल को ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो मेन सब्जेक्ट फिर भी साइंस रहेंगे रियलिज्म में भी। नेक्स्ट टीचिंग मेथड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टीचिंग मेथड इज सेल्फ एक्सपीरियंस एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड होनी चाहिए। सो जैसा कि हम जानते हैं कि कमेनियस उन्होंने दिए बहुत सारे शिक्षण सूत्र यानी टीचिंग मैगजिम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैगजिम क्या है, नॉलेज थ्रू सेंसेस यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ और ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान। दूसरी बात मदर टंग में, और तीसरी बात अनुभव द्वारा शिक्षा यानी कि नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। इसी तरीके से रॉटके ने भी अपने कुछ टीचिंग मैगजिम्स बताए। उन्होंने कहा थिंग्स बिफोर वर्ड। ये थिंग्स बिफोर वर्ड रियलिज्म का सबसे बड़ा नारा है। शब्द नहीं, वस्तु चाहिए। जो शब्दों से पढ़ाने वाला फिनोमिना तरीका वो सब पुराना हो गया। अब वो कहते हैं शब्द नहीं, वस्तु चाहिए, यानी कि दिखाकर कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिविज्म आने वाला था। गो अहेड, एक आगे बढ़ने से पहले आफ्टर क्लियरिंग द प्रीवियस वन, आगे तब बढ़े जब पिछला जो पूर्व में दिया गया ज्ञान है वो क्लियर हो। और कंसोलिडेट नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस, ये मैगजिम्स रॉटके ने दिए। इसी प्रकार से जॉन मिल्टन ने एक्सकर्शन मेथड दिया, बेकन ने इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि जिससे सारा विज्ञान का विकास हुआ है, जॉन लॉक ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस मेथड दिया। जॉन लॉक का एक स्टेटमेंट देखिए, नो मैन्स नॉलेज हेयर कैन बी
कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। किसी का भी ज्ञान उसके एक्सपीरियंस से परे तो जा ही नहीं सकता। सो एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है और वो ज्ञानी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हमारी एक्सपीरियंस के आधार पर चलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन के मामले में कहते हैं एक सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फुल फ्रीडम ऑफ चाइल्ड नहीं देते हैं, यानी चाइल्ड इज अ ब्लैंक स्लेट, टेबुला रैसा। तो ऐसे में नॉट एलिजिबल फॉर सेल्फ डिसिप्लिन या एमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन, मुक्तियात्मक अनुशासन, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब इम्प्रेशनिस्टिक यानी कि हम प्रभावात्मक और दमनात्मक, इन दोनों को भी सही नहीं मानते। तो ये सिंथेसिस बिटवीन इम्प्रेशनिस्टिक एंड इमेंसिपेशनिस्टिक यानी कि जो मुक्तियात्मक और प्रभावात्मक अनुशासन है उसका ये एक मिश्रित रूप, मिश्रण लेना चाहते हैं, एक सिंथेसिस करना चाहते हैं। और पूरी तरीके से जो दमनात्मक अनुशासन है उसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि चाइल्ड बालक ही के लिए शिक्षा होती है और बालक शिक्षा के केंद्र में होता है। नेक्स्ट देखिए टीचर। टीचर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सुप्रीम, जैसा कि विचारवाद में आया। उसे मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का और बहुत स्टूडियस होना चाहिए, रेगुलर स्टूडियस होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए साइंटिफिक मेथड्स क्या हैं और साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, और वो कैसे अपने जो एजुकेंट है उसको जाने और उसे कुछ कितना और कैसे ज्ञान देना है, इन सब का वो ज्ञाता होना चाहिए। यानी कि परफेक्ट ट्रेन्ड टीचर यहाँ से स्टार्टिंग होती है रियलिज्म से। ये चीज टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की बात रियलिज्म देता है। नेक्स्ट देखिए प्यूपिल के लिए क्या कहते हैं। जैसा कि जॉन लॉक ने कहा कि टेबुला रैसा या कोरी स्लेट है, या हम कह सकते हैं उसको उसके मस्तिष्क में प्रायोरी नॉलेज कोई नहीं है, तब जन्म के बाद ही उसको नॉलेज मिलती है जो कि उसके सेंसेस और एक्सपीरियंस से आती है। एनवायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात ज्यादा करता है नेचुरलिज्म, कि अपने आप उसके भीतर जन्मजात गुण है और उनसे वो विकसित हो जाएगा। लेकिन यहाँ रियलिज्म कहता है कि हेरिडिटी पूरी सोल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए यथार्थवादी मॉन्टेसरी ने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन को ज्यादा एम्फेसाइज किया और पूरा एक सिस्टम दिया, बताया पूरी दुनिया में। सेंटर एजुकेशन का क्या है, बालक। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो इनका नारा है या स्लोगन है उसे कहेंगे बालक शिक्षा का केंद्र। शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो इसलिए शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, बच्चा है। नेक्स्ट देखिए स्कूल्स। तो स्कूल्स को ये कहते हैं वर्कशॉप है, एंड देयर प्रोविजन ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन should be made according to the student's need, interest, capacity, ability। ये सब उसके साइकोलॉजी को ध्यान रखते हुए उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये को एजुकेशन को भी सही बताते हैं कि बच्चे का सही विकास को एजुकेशन में होता है। कॉमेनियस ने कहा स्कूल्स आर ट्रू फॉर गोइंग प्लेसेस फॉर मैन, वास्तविक निर्माण के स्थान हैं। कॉमेनियस जो कि आइडियलिस्टिक भी हैं, ईश्वरवादी भी हैं और रियलिज्म के वो भी मानते हैं। अब देखते हैं इवैल्यूएशन। मैरिज अगर हम देखें व्यवहारिक है, व्यवसायिक पर आधारित है, शिक्षक प्रशिक्षण इसका देन है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, दमन अनुशासन में दमन का विरोध किया है, एंड ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, मातृभाषा है। एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सहानुभूतिपूर्ण एनवायरमेंट होना चाहिए। और इन्होंने रूढ़िवादिता का को रिड्यूस किया है, कम किया है डॉगमेटिज्म को शिक्षा में। लिमिटेशंस अगर हम देखें कि इसके अंदर कुछ कमियां भी आ जाती हैं, तो भौतिकवादी ज्यादा है, परम सत्ता पर कोई ध्यान नहीं है, कोई बात ही नहीं करते हैं उस चीज की। बालक को कोरी स्लेट कह देना ये बहुत सारी फिलॉसफीज नहीं मानती हैं। और केवल ज्ञानेंद्रिय ज्ञान को प्रशिक्षण को ही शिक्षा कह देना ये भी बहुत लोअर लेवल की एजुकेशन ही रह जाएगी। करिकुलम एकाकी है, ज्यादातर साइंस को एम्फसाइज करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि भाव शून्य हो जाता है और मूल्य विहीन शिक्षा भी हो सकती है। तो ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं बल्कि ज्ञान जीवन के लिए, और छात्र शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा जीवन के लिए। ये इनका प्रमुख देन है इस शिक्षा के जन्म। चेक करने के लिए नॉलेज लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें रॉस का स्टेटमेंट देते हुए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी के भी स्टेटमेंट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या रियलिज्म के फॉर्म्स पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म्स उन्होंने एजुकेशन में फॉर्म्स पूछे हैं या फिर फिलोसॉफिकल फॉर्म्स पूछे हैं, इनके इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लाइक डिस्कस प्लेसेस ऑफ चाइल्ड in education according to realism, characteristics of realistic education, short note on realistic discipline,
इसी तरीके से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी आपको मिल सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ब्लैंक स्लेट किसने कहा, और टीचिंग मेथड बेकन ने कौन सा दिया है, स्कूल्स आर ट्रू फॉर गोइंग प्लेसेस ऑफ मैन ये किसने कहा है, एंड हु सेड दैट यूनिवर्स इज अ वाइब्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिशन के साथ में सभी टीचिंग से जुड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस, एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत सारे हमारे नेट और स्लेट के या फिर टीजीटी वगैरह एग्जाम्स में भी इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन सबको ठीक से थॉरोली समझेंगे तो इनको दे पाएंगे आंसर इनके बहुत आसानी से। और ये आंसर्स हैं जो और रेफरेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।